Hello everyone, I am Manish. I have cleared RRB PO, RRB Clerk, IBPS PO and IBPS Clerk exams this year. Today I am here to share my strategies with you. स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं सारे सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। उसके अलावा लास्ट में मैं एक मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करना है और उससे क्या एनालिसिस करना है उससे रिलेटेड मैं एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, जो कि किसी भी कैंडिडेट के अंदर से उसका बेस्ट पोटेंशियल निकालने की क्षमता रखता है। तो अंत तक बने रहे, क्योंकि मॉक में जब एग्ज़ाम्स जब आते हैं तो जब हम प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टॉगल करते रहते हैं तो उस टाइम हमारे लिए बहुत टफ होता है। तो मेरी स्ट्रैटेजी से शायद प्रीलिम्स आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए। तो लेट्स सी, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वांट। मैंने अपनी प्रिपरेशन जुलाई 2022 से स्टार्ट की थी, और उस समय मैं जब स्टार्ट किया था तो एक बिल्कुल अनगाइडेड स्टूडेंट की तरह इधर उधर कोई भी चैप्टर से स्टार्ट कर देता था। फॉर एग्जांपल क्वांट का मैंने स्टार्टिंग टाइम एंड वर्क से किया था, जो बिल्कुल भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। बट उसी समय जुलाई के एंड में ही सुमित सर का ब्रह्मास्त्र पैकेज लॉन्च हुआ था। ये कोई पेड कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, बट मैंने जो किया मैं वही बता रहा हूँ। तो ब्रह्मास्त्र पैकेज में सिंस मुझे सारे ऑप्शन अरिथमेटिक, बेसिक, DI वगैरह सभी कुछ अवेलेबल थे, तो मैंने वो बिना सोचे ले लिया। क्योंकि तब तक मैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सर का क्लास करके देखा था ऑनलाइन, जो रिकॉर्डेड अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो उसके बेसिस पे मैंने ब्रह्मास्त्र पैकेज ले लिया, और उसके बाद मैं धीरे धीरे जो बेसिक है अरिथमेटिक के वो कंप्लीट करता गया। क्लास करने के साथ साथ मैं अपना नोट्स खुद ही बनाते रहता था, ताकि टाइम जब समय आने पे फिर से रिवीजन किया जा सके। उसके बाद सारे चैप्टर्स ख़त्म होने के बाद कंपटीशन का एक रियल फील हो जाए, रियल टाइम फील हो जाए, इसके लिए मैं लाइव क्लासेस करता था, जहाँ स्टूडेंट बहुत फास्ट आंसर देते थे, बट मेरा आंसर जनरली नहीं आता था। तो इससे एक रियल टाइम फील होता था कि मैं काफ़ी कैंडिडेट से बहुत पीछे हूँ, क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन देता था ताकि मैं भी कुछ अच्छा कर सकूँ। इसके अलावा फिर धीरे धीरे मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस मटेरियल्स, जैसे PDF सोर्सेस से बहुत सारे प्रैक्टिसेस किए। फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स और इम्प्रूव होते गए। मैंने वो ब्रह्मास्त्र पैकेज के सारे क्वेश्चंस फिर से फॉर रिवीजन पर्पस फिर से लगाए थे, और इससे मेरा कॉन्सेप्ट कुछ स्ट्रॉन्ग हो गया, और प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे स्पीड भी आते चली गई। फिर बाद में जब मुझे टाइम मिला तो मैं क्वांटम कैट के कुछ चैप्टर्स, जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, ये सब मैंने कुछ चैप्टर के लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, जो कि मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने में और भी काफ़ी मदद की। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई मेंस का क्वेश्चन आता है तो वो आप मॉक में सॉल्व करते हैं या फिर कभी सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद जब आप दोबारा उस क्वेश्चन को देख रहे हैं, भले ही आपने उसे सॉल्व कर दिया, लेकिन आप सोचो कि क्या कोई अल्टरनेट प्रोसेस हो सकता है इसे बनाने का। ये आपके मतलब कि ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, मेरे ओपिनियन में ये मेंस के लिए भी एप्लीकेबल होता है। क्योंकि जो आपने सॉल्व किया उससे शॉर्ट प्रोसेस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये ज़रूर देखें कि उसे ट्रेडिशनल अप्रोच से, मेंस के क्वेश्चंस को ट्रेडिशनल से अप्रोच से कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम में एट द एंड ऑफ द अगर क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के आते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको ट्रेडिशनल वे से ही अप्रोच करना पड़ेगा, और आपका उसमें हाथ थोड़ा मजबूत होना चाहिए, ताकि आप किसी भी तरीके से अगर एक्स वेरिएबल्स लेना पड़े तो फिर आप इजीली उस क्वेश्चंस को एटलीस्ट अप्रोच लेने में आपको डर न लगे। एक और चीज़, जब आप फुल्ली एनर्जेटिक होते हैं तो मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करें, और जब आपकी लेस एनर्जी बाकी है, फॉर एग्जांपल रात का टाइम है, उस टाइम अगर आप टफ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस आपसे बनेंगे नहीं, तो आपको यही मन करेगा सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो सोने। तो इसलिए फुल्ली जब एनर्जेटिक हो उसी टाइम में मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करें, और मेंस की प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन जब आपसे बनने लगेंगे तो प्री के भी अरिथमेटिक और DI वगैरह ईजी हो जाएंगे, बट वो भी प्रैक्टिस ज़रूरी है, बट मेंस फोकस मोर ऑन मेंस। आप DI प्रैक्टिस के लिए सुमित सर के वेबसाइट पे एक DI ई-बुक भी फ्रीली अवेलेबल है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा लेवल 3 के लास्ट के कुछ क्वेश्चंस, बिकॉज लेवल 3 के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस मुझे थोड़ा कैलकुलेशन ओरिएंटेड लगे, बट लेवल 3 के लास्ट के कुछ क्वेश्चंस पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छे हैं, मेंस के लिए तो काफ़ी अच्छे हैं। और लेवल एक और गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं, जो मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब सारे चैप्टर्स छोड़ देते हैं। ये सारे चैप्टर्स से आने के लिए तो बहुत टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में अभी तक वो सिनेरियो नहीं देखा गया है। क्वेश्चंस रिलेटिवली
ईज़ियर साइड ही रहते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ईजी आते हैं, बट इन्हें करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेंस में अगर प्रोबेबिलिटी बेस्ड DI आ गई तो वो उतनी टफ होती नहीं है और टाइम भी कम लगेगी, बट आप वो मिस कर जाएंगे और बाकी कैंडिडेट्स वो कर लेंगे। तो इसलिए ये गलती ना करें। नाउ लेट्स गो टू रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग कईयों का फेवरेट होता है, मेरा नहीं था। आप रीजनिंग में आप धीरे धीरे स्टार्ट जैसे इनइक्वालिटी से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर सिलॉक्स करेंगे, देन डायरेक्शन डिस्टेंस करेंगे, ब्लड रिलेशन करेंगे, धीरे धीरे सारे मिसलेनियस चैप्टर्स कवर करके आप पजल्स की तरफ आ सकते हैं। बेसिक पजल्स, प्री क्लरिकल पजल से आप स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे लेवल अप करते करते SBI PO मेंस लेवल तक जाइए। पजल सॉल्व करने में आप किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं। मैंने भी कई टीचर्स के वीडियो देखे थे प्रीलिम्स में, तो मैंने बहुत सारे टीचर्स, नाम लेने लगूँगा तो बहुत हो जाएगा। कोई पेड बैच मैंने नहीं लिया था। मेंस में मैंने स्पेसिफिकली इस साल पर्टिकुलरली रोहित सर के बैच को, जो यूट्यूब पे उनका कुछ प्लेलिस्ट है, रोहित सर जो गाइडली में पढ़ाते हैं उनको फॉलो किया था, और क्योंकि काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चन थे और मुझे काफ़ी हेल्प हुआ था उससे। रीजनिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक है क्रिटिकल रीजनिंग को इग्नोर करना। ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैं जब IBPS PO एग्ज़ाम दे रहा था तो मैं जनरली ब्लड रिलेशन वाले मेंस के पजल को बनाता हूँ। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, मुझे 20 मिनट जैसा लग जाता था, बट वो मार्क्स इंश्योर कर देते थे, करेक्ट होते थे बस। बट जो रियल टाइम एग्ज़ाम था उसमें मैंने 20 मिनट जैसा दिया, बट वो मुझसे बना नहीं। और तो फिर काफ़ी एक टफ सिचुएशन हो गया, काफ़ी टाइम जा चुका था, मतलब मार्क्स बहुत ही कम आते, ऑब्वियसली शायद सेक्शनल में मिस हो जाता। तो उस टाइम में मैंने क्रिटिकल रीजनिंग पे जो फुली डिपेंडेंट हो गया और जितने क्वेश्चन बनाए सारे क्रिटिकल रीजनिंग के बनाए, तो उसमें एक्यूरेसी थोड़ी ठीक ठाक ही रही। क्रिटिकल रीजनिंग को इग्नोर कर देना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में हो सके मेंस के पजल आपसे नहीं बने या मिसलेनियस भी हो सकता है, आप थोड़ा मिस कर जाए, तो उस टाइम में क्रिटिकल रीजनिंग आपको बहुत हेल्प कर सकता है। उसे इग्नोर करना बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चन, 10 से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन उससे आते हैं और उससे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप सारे मेंस के जितने टाइप के पजल्स होते हैं, मिसलेनियस होते हैं और प्री के भी सारे प्रैक्टिस करते जाए। रीजनिंग में आप मतलब सेफली आप उस पार पहुंच जाएंगे। रीजनिंग बस प्रैक्टिस का गेम है और कुछ नहीं है इसमें। अब हम इंग्लिश सेक्शन की तरफ आते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले आप रीडिंग की हैबिट डालिए। आप कोशिश कीजिए डेली एडिटोरियल पढ़ने का। अगर एडिटोरियल आपसे नहीं हो रहा है, मतलब आपको बहुत बोरिंग लग रहा है, तो आप किसी स्टोरी बुक की तरफ रेफ़र कर सकते हैं, बट प्रेफर कीजिए एडिटोरियल पढ़ने का, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो पैसेजेस आएंगे वो करंट अफेयर्स या फिर एडिटोरियल के बेसिस पे भी होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। रीडिंग आपके रीडिंग इनर्शिया को तोड़ देगा और इससे आपको मतलब कि काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि बैंक एग्जाम्स के क्वेश्चन ज़्यादातर रीडिंग बेस्ड ही आते हैं। इंग्लिश में सबसे कॉमन मिस्टेक है ग्रामर को इग्नोर करना। ग्रामर आपके मार्क्स को बूस्ट भी कर सकता है और आपके मार्क्स को नीचे भी धकेल सकता है। ग्रामर के बेसिस पे बैंकिंग के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं, और जैसे बूस्ट करने की बात करूँ तो ये 4-5 मार्क्स से आपके 4-5 से आपके मार्क्स को बूस्ट कर सकता है और 4-5 नंबर नीचे भी धकेल सकता है। तो एट द एंड ऑफ द आपको एक अच्छे कैंडिडेट से 8 से 10 मार्क्स का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको कभी भी इग्नोर करना एक सही एडवाइस नहीं है। जब आप एरर के क्वेश्चंस मॉक में या कहीं से सॉल्व करते हैं, तो अगर आपका सही भी हुआ है तो आप उसको देखें कि क्यों, मतलब आप क्या आपने जो रीज़न सोचा था जिस कारण से उस ऑप्शन में एरर है, क्या वही कारण से एरर है या फिर किसी और कारण से तुक्का लग गया, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। और जो गलत हुआ है उसे तो देखना ही है, ताकि उसे आप बार बार रिपीट ना करें। इसके अलावा वोकैब के लिए कोई रट्टा मारने की अप्रोच तो मुझे उतना ठीक नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहे, बेस्ट ये होता है कि मॉक में अगर कोई न्यू वर्ड्स मिलते हैं तो उसे आप नोट कर लें और उसे आप मेमोराइज़ कर लें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एडिटोरियल से डेली कुछ वर्ड्स नोट करके एक लिस्ट बना सकते हैं, बट मेक श्योर कि बहुत बड़ी लिस्ट ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके फिर मेमोराइजेशन और प्रिपरेशन के पाथ को हैम्पर थोड़ा कर सकता है। इसके अलावा आप डेली प्रैक्टिस करते जाए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश ऑब्वियसली इम्प्रूव होते जाएगी। एक लैंग्वेज है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और आपको एक अच्छे मार्क्स दिला सकती है। नाउ लेट्स कम टू GA, प्रोबेबली द मोस्ट पेनफुल पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, क्योंकि काफ़ी कुछ याद करना पड़ता है और वो डेली
अपडेट होता रहता है तो काफ़ी टफ हो जाता है। बट यही है कि इसे आप डेली आप क्लासेस करते रहे, जो डेली यूट्यूब पे कई टीचर्स के लेक्चर आते हैं, आप उनसे क्लास करते रहे, वीकली रिवाइज़ करते रहे, पीडीएफ से आप रिवाइज़ कर सकते हैं, या फिर कोई पीडीएफ सोर्स भी आप डेली फॉलो कर सकते हैं। कई सारे सोर्सेज हैं, मैं आपको सोर्सेज अभी नहीं बता रहा हूँ, तो आपको पता ही होगा कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो उससे आप सेफली एक सेफ़ पोजीशन पे लैंड कर जाएंगे। और इसे इग्नोर करना एग्ज़ाम में बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जो कि मेरे से तो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स थे, बट जीए का उनका सेक्शनल कट ऑफ अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाया। तो इस चीज़ का काफ़ी आप ध्यान रखें, डेली प्रैक्टिस करते रहें। लास्ट में मैं आपसे मॉक्स की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर रिपीटर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो लोग काफ़ी ट्राई कर रहे हैं, बट अटके हुए हैं, कोई 1 साल से 2 साल 3 साल से। बट ये शायद आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। प्रॉब्लम कब आती है, जब हम प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जब एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी का प्रीलिम्स आ रहा है, किसी का मेंस आ रहा है, फिर 7 दिन बाद प्रीलिम्स है, 8 दिन के बाद मेंस है, वहाँ पे हम अटक जाते हैं कि प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करें या मेंस की प्रैक्टिस करें। तो मैं मॉक्स को सॉल्व करने की 2 स्टेप करता हूँ इसे। एक मार्क्स बूस्टर स्ट्रैटेजी और एक स्पीड बूस्टर स्ट्रैटेजी। स्पीड बूस्टर स्ट्रैटेजी जो है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है मॉक्स को सॉल्व करने का बिल्कुल वही है। और जो मार्क्स बूस्टर स्ट्रैटेजी है, ये मैं बताता हूँ, ये आपके साथ शेयर करता हूँ। जब भी आप प्रीलिम्स के मॉक्स सॉल्व करते हैं, तो नॉर्मली हम लोग इजी पोर्शन से स्टार्ट करते हैं, जो कि स्पीड बूस्टर स्ट्रैटेजी है। जैसे स्पीड मैथ्स हमने पहले किया, उसके बाद डीआई मिली या अर्थमेटिक, जो इजी रहा हमने वो पहले किया। बट इसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अर्थमेटिक से स्टार्ट कीजिए, जो सबसे टफ पोर्शन है उसी से आप स्टार्ट कर दीजिए। और उसके बाद आपसे बने ना बने वो ठीक है, मायने नहीं रखता, शुरुआत में हो सके नहीं भी बने, क्योंकि होता क्या है स्पीड बूस्टर स्ट्रैटेजी में, हम लोग स्पीड मैथ्स किए, कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर पाते हैं, कुछ डीआई के क्वेश्चन कर पाते हैं, तो टाइम प्रेशर में अल्टीमेटली अर्थमेटिक और डीआई को सॉल्व करने का प्रैक्टिस नहीं बन पाता है। बट मार्क्स बूस्टर स्ट्रैटेजी में आपके टाइम प्रेशर में यू विल बी सॉल्विंग अर्थमेटिक एंड डीआई क्वेश्चंस। तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली आपको एक रियल टाइम प्रेशर फील होगा, और धीरे धीरे आपसे वो क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे विद इन टाइम, जो कि नॉर्मली आप बना लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स के टाइम में नहीं बनते, या फिर मॉक्स के टाइम में ही नहीं बनते। तो आप टफ पोर्शन से स्टार्ट कीजिए। इससे मतलब आप जो भी आप मॉक्स में आपके जितने भी मार्क्स आते हैं, आप शुरुआत में हो सके 10 नंबर 12 नंबर भी नीचे गिर जाए, बट ये अल्टीमेटली आपको ही बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि आप मेंटली आप एक पीसफुल रह सकते हैं कि ठीक है 10-12 मार्क्स नीचे गए हैं, बट एग्ज़ाम्स के टाइम में आपके 10 मार्क्स ऑटोमेटिकली ऊपर आएंगे, और इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये आपके हाथ में ही है। और रीजनिंग में भी सेम, आप पजल्स को सबसे पहले सॉल्व करें। आप सम सॉल्व हो वो मैटर नहीं करता है, बट ये जो है धीरे धीरे आपके जो टफ क्वेश्चन है उसको आप पहले टैकल करें, ताकि टाइम प्रेशर में आपकी प्रैक्टिस बन सके। और इस तरह रीजनिंग में भी आपके 10 मार्क्स जैसे गिर जाएंगे, और अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम्स में मतलब पुश मिलेगा, क्योंकि आप टफ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस जो है तो वो एक टाइम प्रेशर में कर रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे भी बहुत काम आई थी, और मैं सारे मॉक्स अपने इसी तरह देता था। हाँ, जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आए तो एक दो मॉक्स जो है आप अपने हिसाब से 1 2 3 जितने भी हो सके, आप मॉक्स को स्पीड बूस्टर स्ट्रैटेजी जो नॉर्मल होती है, पहले स्पीड मैथ्स पहले कर रहे हैं, या जो इनइक्वालिटी सिलॉक्स पहले कर रहे हैं, उसके बाद फिर पजल्स कर रहे हैं, या फिर आप बाद में आप डीआई अरिथमेटिक कर रहे हैं, जैसे भी हो उससे आप बाद में मतलब 1 2 मार्क्स 3 मार्क्स देके आप नॉर्मल बन जाए और नॉर्मल प्रैक्टिस कर लें। और एग्जाम्स के टाइम में आप नॉर्मल स्पीड बूस्टर स्ट्रैटेजी सॉल्व कर दीजिए, लेकिन मॉक्स के टाइम में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप मार्क्स बूस्टर स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करें रैदर देन स्पीड बूस्टर। और जब आप इस स्ट्रैटेजी से प्रैक्टिस करते हैं तो डेली आप ये इंश्योर कीजिए कि स्पीड मैथ्स के कुछ पोर्शन आप अलग से प्रैक्टिस कर लें। ऐसा ना हो कि स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस 0 हो जाए और वो स्पीड आपकी स्लो हो जाए। और जब आप मॉक्स को इसके अलावा जब एनालाइज करते हैं तो आप सारे क्वेश्चन, वेदर यू हैव सॉल्व्ड इट, वेदर यू हैव नॉट सॉल्व्ड इट, वेदर यू हैव सॉल्व्ड इट इनकरेक्टली, आप सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखें, क्या कोई अदर अप्रोच हो सकती थी, अगर बनी भी है तो क्या कोई इजी अप्रोच, कौन सी अप्रोच हो सकती थी। जैसे आप डीआई सॉल्व करते हैं तो आपको एक कन्फ्यूज़न रहती है कि टेबल बना के करें, पहले डेटा निकाल लें या फिर डायरेक्टली कर लें। तो अगर आप मॉक प्रैक्टिस के टाइम में अगर आपने डेटा निकाल के किया है तो उसे मतलब बाद में जब आप एनालाइज करते हैं तो बिना डेटा निकाले सॉल्व करके देखिए और दोनों के टाइम को कंपेयर करके देखिए
कि किस में कितना कम टाइम लग रहा है। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कौन से किस तरह के क्वेश्चंस में आपको डेटा निकाल के करना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट जा सकते हैं, सो डैट आपको मिनिमम टाइम लग सके। एक क्वेश्चन और है इसमें, मार्क्स बूस्टर स्ट्रेटजी अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर है तो आप वो फॉलो ना करें, क्योंकि तो फिर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आ जाएगा। जब आप एक मिनिमम एक थ्रेशोल्ड पे पहुँचे, सपोज़ आप 40 to 50 मार्क्स के बीच में घूम रहे हैं, मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, इन दैट केस आपके मार्क्स इसलिए इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप अरिथमेटिक और DI और पजल्स में अल्टीमेटली जाके अटक जा रहे हैं, क्योंकि स्पीड मैथ्स तो कोई भी सॉल्व कर लेता है। तो इन दैट केस वो आपको काफ़ी काम आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्पीड मैथ्स है या फिर सिलॉक्स है, इनइक्वालिटी, ये तो आपसे बन ही जाएंगे एग्ज़ाम में। आप इसके अलावा डेली प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन वो जो आपके अरिथमेटिक और DI की जो रियल टाइम प्रैक्टिस होगी वो आपके स्पीड को अल्टीमेटली जो बूस्ट करेगी, आपके मार्क्स को बूस्ट करेगी, और वो आपको काम आएगा। एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए नहीं है, बट वो एब्सोल्यूट बिगनर्स भी जो है वो भी अगर 40 to 45 मार्क्स तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो आप मतलब ये स्ट्रेटजी ऑब्वियसली अडॉप्ट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी एपिसोड हो गई है, कुछ स्ट्रेटजी मैंने मार्क्स के कुछ हो सकता है पहले भी बता दी, कुछ बाद में बता दी, चूँकि मैं वीडियो बनाता नहीं और कैमरा फ्रेंडली भी नहीं हूँ, इसलिए थोड़ी सी नर्वसनेस बनी रही। बट ये अगर हो सकता है तो आप लोगों में से किसी न किसी के स्ट्रेटजी काम हो जाए, हो सकता है बहुत सारे लोगों को भी काम आ जाए, तो आप इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट ज़रूर कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली आप एक चीज़ याद रखिए, द बेस्ट सोर्स टू क्लियर एनी एग्जाम्स आर यू योरसेल्फ। आपको अपने हिसाब से सारी स्ट्रेटजी को अपने हिसाब से क्यूरेट करके उसको अडॉप्ट करना है, सो डैट आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। थैंक यू एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड एंड मे यू अचीव ऑल योर लेजिटिमेट ड्रीम्स। थैंक यू।